आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट वन लाइनर लेके आए हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। चलते हैं पहले पे। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है मोज़ले को। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व का गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 94। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातु की संख्याएं कितनी हैं? तो देखिए 91 तो होती है आपके पास धातु, 7 होती है उपधातु और 20 होती है आपके पास अधातु। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु कौन कौन सी है? तो देखिए 7 उपधातु कौन कौन सी होगी आपके पास? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या, तो कुल टोटल होते हैं 11 गैसीय तत्व होते हैं, जिनमें 6 तो अक्रिय गैसें होती है। अक्रिय गैसें कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। और इनके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें कहा जाता है, जो देखिए वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, या फिर उन्हें वर्ग भी कहा जाता है। इसी तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें कहा जाता है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त व समूह की संख्या, तो देखो अभी हमने देखा 7 तो कुल क्या होंगे? आवर्त हो जाएंगे, और 18 क्या हो जाएंगे? वर्ग, मतलब समूह हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः है, तो देखिए पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में कितने होते हैं? 32 एलिमेंट होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो पहला तत्व कौन सा हो जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन। इसी तरीके से पहला धातु तत्व कौन सा हो जाएगा आपका? लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? तो एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के क्या समान होंगे? कोषों की संख्या समान होगी। और इसी तरीके से एक ही समूह में उपस्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या है? जो उनके बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है, और वह ब्लॉक कौन कौन से? देखो आधुनिक आवर्त सारणी को कुल 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, और वो 4 ब्लॉक है एस, पी, डी और एफ। अब देखिए कि उसमें देखते हैं कि कितने कितने एलिमेंट आते हैं आपके। तो एस ब्लॉक में आते हैं कुल 13, पी ब्लॉक में आते हैं 37, डी ब्लॉक में आते हैं कुल 40 और एफ ब्लॉक में कितने आते हैं? 28। देखो किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में हो तो उसे किस खंड में रखा जाएगा? तो देखिए यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में तो उसे किस खंड में रखेंगे? एस उपकोष में, मतलब एस ब्लॉक में हम रखेंगे। इसी तरीके से अगर पी में हो तो किस में रखेंगे? पी ब्लॉक में। डी में हो तो डी ब्लॉक में, और एफ में हो तो एफ ब्लॉक में रखा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक के तत्व को क्या बोला जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु बोला जाता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्व को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु व क्षार मृदा धातु में कौन अधिक सक्रिय होता है? तो क्षार धातु व क्षार मृदा धातु में क्षार धातुएं ज़्यादा सक्रिय होती है। समूह 18 या शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो देखिए समूह 18 या शून्य समूह जो होता है ना, इसे हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। जो भी हमने देखा था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन इसमें आते हैं समूह 18 में। समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए समूह 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 16 के तत्व को चाल्कोजन कहा जाता है। इसी तरीके से आगे देखिएगा सिक्का धातु किस समूह में पाई जाती है? तो समूह 11 के जो तत्व होते हैं आपके कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन्हें ही हम सिक्का धातु कहते हैं। तो समूह 11 में आपके सिक्का धातुएं पाई जाती है। इसी तरीके से किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो केवल पी ब्लॉक ही ऐसा होता है आपके जिसमें धातु भी मिलेगा, उपधातु भी मिलेगी और अधातु भी मिलेगी। पी ब्लॉक में एकमात्र तत्व कौन सा है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित नहीं होता? देखो अभी हमने देखा था कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकोष में स्थित है तो एस ब्लॉक में है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है तो पी ब्लॉक में स्थित है। लेकिन पी ब्लॉक में एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा होगा? हीलियम होगा, जिसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा वह एस उपकोष में आएगा, लेकिन उसको हम पी ब्लॉक में रखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या है। तो देखिए अब ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं? 28। 14 तो होते हैं आपके पास लेंथेनाइड, और 14 ही होते हैं आपके पास एक्टेनाइड। अब देखिए देखते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में। परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्वों को तो क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड। और लेंथेनाइड तत्व किस आवर्त व समूह में आते हैं? तो देखो छठे आवर्त व तीसरे समूह में आते हैं। इसी तरीके से परमाणु संख्या 90 से 103 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो उन्हें एक्टेनाइड कहा जाता है। और एक्टेनाइड तत्व किस आवर्त व समूह में आते हैं? तो 7वें आवर्त व तीसरे समूह में आते हैं आपके एक्टेनाइड। एक्टेनाइड तत्व को
और क्या कहा जाता है, देखो एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं ना आपके, इनको हम ट्रांस यूरेनिक तत्व को भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातुओं की संख्या है तो देखो 17 होते हैं टोटल। दुर्लभ मृदा धातु कितनी होती है, 17 होती है। 14 तो आपके लेंथेनाइड आ जाते हैं, और उसके अलावा आपके स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथेनम आते हैं इसके अंदर। तो टोटल कितना हो गया, 17 हो गए। किसी भी तत्व के परमाणु के आकार का पता हमें किससे चलता है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के आकार का पता हमें किससे चलता है, उसकी परमाणु त्रिज्या से। परमाणु त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसका परमाणु आकार उतना ही बड़ा होगा, और परमाणु त्रिज्या जितनी छोटी होगी आकार उतना ही छोटा होगा। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, धात्विक लक्षण, विद्युत धनात्मकता, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। बाएं से दाएं जाने पर ये सब घटेंगे। सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार, धात्विक लक्षण, परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मकता ये सब बढ़ेंगे। ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होगा, घटेंगे, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेंगे। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है। जितने भी धातु मेटल होते हैं ना आपके पास, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धनावेशित हो जाते हैं। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो देखिए जो भी मेटल जो होते हैं ना, इनके बाह्यतम कोश में हमेशा आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि व विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होगी, आपकी बढ़ती है। जो देखिए वो आपने देखा था ना, परमाणु आकार, धात्विक लक्षण, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब उसके इन्वर्सली होंगे आपके, आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि व विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिएगा, आवर्त सारणी में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता व अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो देखो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता और अधिकतम विद्युत धनात्मकता किसकी होती है, सीजीएम की। और इसी तरीके से उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता व न्यूनतम विद्युत धनात्मकता किसकी होती है आपके पास, फ्लोरीन की। आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किस तत्व की है, तो ये होती है सीजीएम की। आवर्त सारणी में अधिकतम आयनीकरण ऊर्जा किस तत्व की है, देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो है न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा तो सीजीएम की, और अधिकतम आयनीकरण ऊर्जा किसकी होगी, आपके हीलियम की। आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम हो जाएगी, और सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। धातु सीजियम और तत्व क्या होगा, फ्लोरीन। सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है आपके पास, क्लोरीन की। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होगा, तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा आपके पास, फास्फोरस। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी आपके पास, लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व धातु कौन सी है, तो देखो सबसे भारी तत्व धातु कौन सी है आपकी, ओस्मियम। उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु क्रमशः है, तो देखिए सबसे उच्चतम घनत्व वाला धातु तो आपके ओस्मियम, और अधातु है आपके पास बोरोन। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सा है, ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी हो जाएगी आपके पास, सिलिकॉन। मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा था, तो देखिए मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा था आपके पास, टेक्नीशियम। और इसी तरीके से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा आपके पास, यूरेनियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सा है वो, हाइड्रोजन। सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व कौन सा हो जाएगा आपके पास, हीलियम। सर्वाधिक कम गलनांक वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, कार्बन। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो वो क्या क्या हो जाएगी आपके पास, टंगस्टन। न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपके पास पारा। देखिए हमेशा तत्व और धातु में, तत्व के अंदर आपके धातु, अधातु और उपधातु तीनों आते हैं। और ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, धातु भी पूछ सकता है, अधातु भी पूछ सकता है, और उपधातु भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है आपके पास, फ्लोरीन। ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।